नमस्कार, ये वक्त है महारो राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ जोधपुर की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से जोधपुर जेल में मोबाइल मिला है। देश की सुरक्षित जेलों में शुमार है जोधपुर की जेल, लेकिन ये सुरक्षा कैसी है इसका अंदाजा इसी बात से लग जा रहा है कि एक बार फिर से जोधपुर जेल में मोबाइल मिला है और जोधपुर जेल में मोबाइल आने से नहीं रोक पा रहा है जेल प्रशासन। ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि मोबाइल रखने के आरोपी अशोक के खिलाफ अब मामला तो दर्ज कर लिया गया है। जेल प्रहरी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। रातानाडा थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। चंद्रशेखर व्यास जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर, पता कैसे चला मोबाइल के बारे में और कुछ पूछताछ में जानकारी लगी? ये मोबाइल आया कहां से, कैसे? देखिए, जोधपुर जेल में जो सामान्य सर्च जो अकस्मात की जाती है उसके दौरान जो है एक आरोपी है, उसके पास जो है जेल में मोबाइल मिला है। मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार जेल में मोबाइल मिलने की घटनाएं सामने आ रही है और बड़ी खेप मोबाइल की जो है कई बार ले जाने का प्रयास किया गया। कई अजीबोगरीब तरीके से भी जो है मोबाइल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन लगातार जो है मोबाइल जो है कैदियों के पास होते हैं। जैमर लगे हैं जेल में, लेकिन फिर भी वहां पर मोबाइल काम करते हैं। सबसे बड़ी बात अगर कहें तो देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से शुमार जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल आना और उसका पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल जो आरोपी है उसके पास जो मोबाइल मिला, उसके बाद जो जेल प्रहरी उसने शिकायत दर्ज की और अब जो रातानाडा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कि जेल में मोबाइल इसके पास पहुंचा कैसे और आरोपी अशोक जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर कैसे रहा था। जी, ये भी बता दीजिए चंद्रशेखर कि जोधपुर की जेल सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है, लेकिन फिर भी बार बार इस तरह से बरामदगी हो रही है। कुछ औचक छापा वगैरह पड़ता है या फिर अब इस तरह की घटना के बाद जेल प्रबंधन की तरफ से कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी, कुछ तैयारी होगी? देखिए, अगर बात करें तो जेल में जो मोबाइल की रोकथाम को लेकर जो है जेल प्रशासन खुद भी औचक निरीक्षण करता है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा भी कई बार जेल के अंदर दबिश दी जाती है, एक टीम गठित की जाती है और उस दौरान भी जो है बड़ी मात्रा में मोबाइल की खेप बरामद होती है। तो ये मोबाइल जो जेल में जा रहे हैं वो किस तरह से जा रहे हैं और किस तरह से इनको रोका जा सकता है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जेल में यदि मोबाइल जाता है तो जेल में बैठे जो बड़े सरगना है वो अपने पूरे गिरोह को यहाँ से संचालित करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सोच का विषय और चिंता का विषय है कि किस तरह से जो मोबाइल को जेल में जाने से रोका जाए और उसके उपयोग पर रोक लगाई जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए चंद्रशेखर। इधर श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर अनूपगढ़ में पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों की तरफ से फायरिंग भी की गई। अनूपगढ़ के 87 जीबी पेट्रोल पंप पर यह लूट की वारदात हुई है। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करा दी है। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाशों का आतंक श्रीगंगानगर में देखने को मिल रहा है। अनूपगढ़ में पिस्टल की नोक पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों की तरफ से फायरिंग भी की गई। कितने बेखौफ बदमाश, उनको इस बात का भी डर नहीं कि बीच सड़क पर वो फायरिंग कर रहे हैं, लूट की इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उनके ऊपर नकेल कस सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस का इकबाल इस तरह की घटनाओं से आम लोगों के मन से उठ सकता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे 87 जीबी पेट्रोल पंप पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस को सूचना मिली, अभी नाकेबंदी की गई है। तलाश की जा रही है कि ये लुटेरे कौन थे। अशोक से बात करेंगे, श्रीगंगानगर से जुड़े हैं हमारे साथ। अशोक, बिल्कुल बीच सड़क पे जरा भी खौफ नहीं, बदमाशों को गोली भी बरसा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, न केवल बीच सड़क पर बल्कि आज सुबह का वक्त है, लगभग 4:30 बजे का, जब जाग होना शुरू भी हो जाता है। पेट्रोल पंप पर ये बाइक सवार दोनों बदमाश पहुंचे हैं। वहां पर सेल्समैन जो मौके पर मौजूद था उसे पेट्रोल डलवाते हैं और पेट्रोल डलवाने के बाद में दोनों ने सेल्समैन के साथ न केवल मारपीट की है बल्कि उसके पास रखी हुई नकदी से भरा हुआ बैग भी छीन कर ले गए। हालांकि उसमें नकदी कितनी थी ये भी मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है क्योंकि अल सुबह का वक्त था तो महज 10-20 हजार रुपए की ही नकदी थी। लेकिन सबसे खास बात यह कि लुटेरे किस हद तक बेखौफ हैं कि उन्हें कोई भी आपराधिक वारदात को करने से पहले कोई डर नहीं लग रहा है। न केवल लूट की वारदात को अंजाम देते हैं बल्कि पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात की जाती है और फायरिंग करने की सूचना है। अल सुबह जैसे ही सेल्समैन के साथ इन बाइक सवार दोनों बदमाशों के द्वारा लूट की वारदात की सूचना पुलिस तक पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज जो हम देख रहे हैं उसमें देखा जा सकता है, उसी के आधार पर दोनों ही बदमाशों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी कराते हुए अपने मुखबिरों को भी पुलिस ने सक्रिय कर दिया है। जी, अभी शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए अशोक।
जोधपुर से खबर, जहां लोहावट से बड़ी खबर आ रही है। एसपी ग्रामीण का बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गैंग 007 के सरगना राजू और राजेश सियाग को गिरफ्तार किया गया है। राजू ठेहट के हत्यारों से हथियार खरीदने के आरोप में ये वांछित थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। करोड़ों की एमडी ड्रग सप्लाई का भी ये आरोपी थे। लंबे समय से आरोपी की तलाश की जा रही थी। लोहावट थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। देर रात कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो जोधपुर के लोहावट से बड़ी खबर, एसपी ग्रामीण ने एक्शन लिया है बदमाशों के खिलाफ और इसी कड़ी में गैंग 007 के सरगना राजू और राजेश सियाग को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधा चंद्रशेखर से बात करेंगे इस खबर पर और जानकारी के लिए। चंद्रशेखर, कितने बड़े बड़े मामलों में ये लोग वांछित थे और क्या अब इनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और इनके गैंग से जुड़े लोगों की भी गिरफ्तारी होगी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो गैंग 007 के सरगना रहे और 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। और ये अगर बात करें तो गैंग सरगना राजू मांझू और इसका साथी राजू सियाग, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है आर्म्स एक्ट के मामले में, इसको गिरफ्तार किया है। और बता देना चाहता हूं कि जो राजू ठेहट के हत्या का मामला था, उसमें जो हत्या के आरोपी थे उनसे इन्होंने जो है खरीद फरोख्त की थी हथियारों की, ये इनके ऊपर आरोप था, जिसको लेकर लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी। इसके अलावा एमडी ड्रग्स से जुड़े मामले में भी इनकी तलाश थी। लगातार इनके ऊपर कई तरह के मामले दर्ज थे और अब ये पुलिस की गिरफ्त में। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बात करें तो जिस प्रकार से जो गैंग्स ऑफ जोधपुर है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का चंद्रशेखर, इस गैंग ने कौन कौन सी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया पुलिस के मुताबिक? देखिए, ऐसे कई मामले थे जो पूर्व में इस गैंग ने अंजाम दिए थे, लेकिन बाद में जब पुलिस ने लगातार इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया तो ये गैंग जो है ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से राजू ठेहट के हथियारों से हथियार खरीदने का मामला था, उसको लेकर लगातार इस आरोपी की तलाश थी और अब ये दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े और लगभग पुलिस ने रेतीले धरों में 2 किलोमीटर तक इनका पीछा किया था। भागने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये पुलिस के शिकंजे में आखिर फंस गए। जी, आपका फिलहाल चंद्रशेखर इस खबर पर जानकारी धन्यवाद, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। जोधपुर की एक और बड़ी खबर के बारे में दर्शकों को बता दें, फिर आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर यह है कि दवा खाना या महखाना, सवाल इसलिए क्योंकि जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में शराबियों का अड्डा यह बन चुका है। कहना गलत नहीं होगा, तस्वीरें जब आपको दिखाएंगे पता चलेगा आपको ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। आपातकालीन वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में शराबियों का बोलबाला है। अस्पताल के महिला वार्ड में शराब की बोतलें रखी हैं। दवा रखने की जगह ये शराब की बोतलें रखी जाती हैं। खाली बोतलें यहां पर रखी हुई हैं। कमरा नंबर 11 की चौंकाने वाली ये तस्वीर सामने आई है। यहां दवा होनी चाहिए थी, जहां ये शराब की बोतलें खाली रखी हुई हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग वार्ड है ये, जहां शराबियों का महफिल स्थल एक तरह से कहें कि ये बन गया है और यहीं पर ऐसा लगता है कि शराब पीने के बाद बोतलों को डिस्पोज कर दिया जाता है, बोतलों को शराब की यहां पर रख दिया जाता है। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि अस्पताल है कि मैखाना है और कुछ जानकारी दी जा रही है क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, अधीक्षक की तरफ से? देखिए रविंद्र, बात करें तो ये नजारा है जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के जनाना विंग का। ये कमरा नंबर 11 है, जो कि आपातकालीन वार्ड है और स्त्री और प्रसूति रोग वार्ड है, जहां पर जो एक सैया है जिसके पास दवा रखने की जगह है, वहां पर बड़ी संख्या में जो है खाली शराब की बोतलें पड़ी है। यानी कि ये बयान करती हैं कि यहाँ पर बैठकर शराबी जो है अपनी महफिल सजाते हैं और ये इस वार्ड को कहीं ना कहीं महकाना बना देते हैं। और निश्चित तौर पर शराबी होते हैं कौन होंगे? कोई बाहर से तो आता नहीं होगा? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से अस्पताल के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वही इस कमरे में बैठकर या इस वार्ड में बैठकर शराब पीने का काम करते हैं और इसकी जांच जो है मथुरादास माथुर अधीक्षक द्वारा की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन है, वार्ड बॉय है या कोई दूसरा अन्य कर्मचारी है। इसको लेकर जो है इसकी जांच की जा रही है। चंद्रशेखर, यहाँ जहाँ बोतलें रखी हुई है खाली, यहाँ पर दवाई रखने की जगह है। अब दवाई है नहीं अस्पताल में या फिर दवाइयों कहीं और रखी जा रही है? जी, अगर बात करें तो ये चूंकि ये स्त्री एवं प्रसूति रोग वार्ड है, यानी कि जहाँ मरीज भर्ती किया जाता है और जिस मरीज को दवा दे दी जाती है वो मरीज अपनी दवा को सुरक्षित इस जगह पे रखता है। लेकिन चूंकि इस वार्ड में किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया, खाली वार्ड है, खाली वार्ड तो मौका देखकर यहाँ पर जो है इसे महकाना बनाने का प्रयास जिस प्रकार से यहाँ के लोग कर रहे हैं,
वो पूरी ये तस्वीरें बयां कर रही है। शुक्रिया चंद्रशेखर व्यास, आपने जोधपुर की दो महत्वपूर्ण खबरें पर अपडेट दिया, जानकारी दी। बीकानेर की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर जिप्सम माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 23 एसएमडी सरकारी स्कूल की जमीन से जिप्सम निकाला जा रहा है। ग्रामीणों ने जिप्सम माफियाओं का विरोध किया है। आम रास्तों और सरकारी संस्थानों की खनन रोकने की मांग की गई है। बज्जू पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। एक निजी कंपनी के द्वारा यह खनन किया जा रहा है। बज्जू थाना क्षेत्र के 20, 22, 23, 24 एसएमडी का यह मामला है। विक्रम जगरवाल से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ बीकानेर संवाददाता विक्रम। इतने हौसले बुलंद की सरकारी स्कूल है, निजी कंपनी है, लेकिन अवैध तरीके से खनन जारी है। देखिए, बिल्कुल लगातार बीकानेर जिले में इस तरह की घटनाएं बार बार सामने में आती है, चाहे वो सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला हो, चाहे खाजूवाला के आसपास का क्षेत्र हो। और अभी ताजा मामला जो है वो बज्जू थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक सरकारी स्कूल की जमीन है, उस पर जो है वो निजी कंपनी के लोग जो है वो अवैध रूप से जिप्सम का खनन कर रहे हैं। और ग्रामीणों ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ग्रामीणों को भी धमकी दी है और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी मिलीभगत से ये पूरा काम चल रहा है। पुलिस से शिकायत तो की है इन्होंने, पुलिस क्या कह रही है, किस चीज का इंतजार कर रही है कि कोई शिकायत लेकर आएगा? देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो निजी कंपनी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर उनके पास लीज है, लेकिन ग्रामीणों का जो आरोप है वो ये है कि ये सरकारी स्कूल के लिए रखी हुई भूमि है और इस पर अवैध रूप से ये खनन किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जो खनन माफिया है उनको कहीं ना कहीं जो प्रभावशाली लोगों का सपोर्ट होता है और उसकी वजह से जो है पुलिस और स्थानीय जो प्रशासन है वो इन मामलों में कार्रवाई करने से बचता है। जी विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बीकानेर की इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब यह बड़ी खबर 12 से, जहां पर मजदूर की मौत का यह मामला, जिसमें देर रात प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में सहमति बन गई है। मृतक आश्रितों को 13 लाख दिलवाने पर सहमति बनी है। छोटे भाई को संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने पर सहमति बनी है। मृतक के शव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार मांग की जा रही थी 12 में जो मजदूर की मौत हुई थी, उनके परिजनों की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से कि मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए। देर रात बातचीत के बाद, समझाइश के बाद इस मामले का पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों की तरफ से सहमति बनने के बाद अब मृतक के आश्रितों को 13 लाख दिलवाने पर सहमति बनी है। दूसरी चीज ये कि मृतक के छोटे भाई को संविदा पर नौकरी देने की बात भी कही गई है। मृतक के शव का अब आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफी परेशानी हो गई थी, क्योंकि मजदूर की मौत के बाद जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रशासन के लिए भी चुनौती थी कि शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार परिवार वालों की तरफ से कर दिया गया था। तो इसी लिहाज से प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ समझाइश करने की कोशिश कर रहा था परिवार के लोगों के साथ, और अब आखिरकार प्रशासन और परिवार वालों के बीच बात होने के बाद सहमति बन गई है और आज मृतक का अंतिम संस्कार होगा। अब ये बड़ी खबर, दौसा से जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। एक ही परिवार के दो गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो दौसा से आ रही है बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। एक ही परिवार के 2 गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए हैं, घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। तो जमीन को लेकर 2 पक्ष कितने उग्र हो गए, इतनी नोकझोंक इनमें बढ़ गई कि झगड़े की नौबत आ गई और एक ही परिवार के 2 गुटों में, एक ही परिवार के 2 गुट, 2 पक्ष जो आपस में भिड़ गए। जबरदस्त तरीके से मारपीट दोनों पक्षों में बताई जा रही की हुई है और इस मारपीट में एक पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं और घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आशीष शर्मा से बात करते हैं, दौसा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, परिवार के ही 2 लोग आपस में भिड़ गए, घायलों की हालत कैसी है? बिल्कुल, एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है और बांदीकुई उपखंड के देहड़ा की ढाणी का यह पूरा घटनाक्रम है।
आज सुबह पहले मामूली कहासुनी हो रही थी, लेकिन उसके बाद में दोनों पक्षों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडों का उपयोग हुआ। इसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बांदीकुई अस्पताल में लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इधर बांदीकुई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पहले दोनों जो घायल हुए हैं उनका इलाज कराना प्राथमिकता है और उसके बाद में जो भी दोषी होगा इस घटनाक्रम में, जो खूनी संघर्ष में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से बताया गया कि कार्रवाई की भी बात यहां पुलिस की तरफ से कही जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। आशीष शर्मा ने दौसा से इस खबर पर विस्तार से जानकारी दी। और एक बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर भोजासर में नशा तस्करी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 20 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों से पुलिस गिरफ्त में पूछताछ जारी है। तो जोधपुर से अहम खबर, नशा तस्करी पर एक बार फिर से बड़ा एक्शन भोजासर में हुआ है, जहां पुलिस ने 2 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया है। लगातार नशा तस्कर खासतौर पर इस इलाके में सक्रिय रहते हैं और ये कामयाबी हासिल की गई है। बाकायदा इन आरोपियों को, जिन्हें 2 नशा तस्कर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 20 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में लेने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है। इनसे जानकारी लेने की कोशिश पुलिस की होगी कि आखिर ये कहां से नशे की खेप ला रहे थे, इसको कहां सप्लाई करना था, कौन कौन इस काम में उनके सहयोगी हैं। और इन्हीं पॉइंट्स पर, इन्हीं एंगल्स पर पुलिस की कोशिश इनसे और राज उगलवाने की, ताकि इनके गिरोह से जुड़े हुए लोग, इस काले धंधे से जुड़े हुए लोगों से बात की जा सके, उन पर नकेल कसी जा सके। जोधपुर संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, लगातार इस तरह के घटनाएं सामने आ रही हैं, कितनी अहम कामयाबी इसको माना जाए? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से अगर डोडा पोस्ट पे जो लगाम कसी गई है सरकार द्वारा, जो बैन लगाया गया है, उसके बाद इसकी तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। नशीले पदार्थ को लेकर जो व्यापार करने वाले हैं वो छोटी छोटी मात्रा में, यानी 10-20 किलो अपना डोडा पोस्ट अपने पास रखते हैं और उसका जो है कहीं ना कहीं वो उसको बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 20 किलो 190 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। हाणे निवासी 29 वर्षीय महिपाल बिश्नोई और सुभाष बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ की जा रही है। आप कहां से रहे थे, कहां जा रहे थे, इस बारे में कुछ पता चल पाया इनसे पूछताछ में? देखिए, इसको लेकर पुलिस जो है पूरा खुलासा शाम तक करेगी और बात करें तो लगातार ग्रामीण क्षेत्र में और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में जो लगातार कार्रवाई की जा रही है। डोडा पोस्ट के खिलाफ 3 कार्रवाई जोधपुर जिले में की गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर व्यास, जोधपुर से खबर पर जानकारी देने के लिए। हम तस्वीरें आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले बता दें कि आप अपने वाहन, अपने दोपहिया वाहन, अपने मोटरसाइकिल को थोड़ी देरी में स्टार्ट कर पाते होंगे चाबी लगाकर, लेकिन एक शातिर चोर, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे, सिरोही से आई है, जो बड़ी ही आसानी से डुप्लीकेट चाबी से, मास्टर की से मोटरसाइकिल का ताला खोलता है। तस्वीर आइए आपके सामने दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। एक चोर बाइक के पास आता है, इधर उधर देखता है, फिर बाइक में मास्टर की लगाता है और फिर बड़े आराम से बाइक को लेकर फरार हो जाता है, मानो ये इस बाइक का मालिक हो। और इसी अंदाज में चोरी करता है। किसी को अंदाजा, आभास भी नहीं हो पाता है कि ये क्या कर रहा है, कि ये वाकई में चोरी कर रहा है। ये तस्वीरें जो आई हैं सामने पिंडवाड़ा के स्वरूपगंज कस्बे की हैं। एसबीआई बैंक गली से दिन दहाड़े एक बदमाश 1 मिनट के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दे देता है और बाइक लेकर फरार भी हो जाता है। हालांकि बाइक चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रतीक सोलंकी से बात करेंगे। प्रतीक, ये तस्वीरें जो भी कोई देख रहा होगा उसको ये डर लग रहा होगा कि अगला निशाना उसकी मोटरसाइकिल के साथ ना हो जाए। कुछ पता चल पाया इस चोर का? प्रतीक, अभी पुलिस कैसे जांच आगे बढ़ा रही है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो स्वरूपगंज कस्बे एसबीआई गली जो बैंक जो है उसकी गली के पास का जो मामला है, जो कि सबसे व्यस्ततम मार्ग जो माना जाता है, लेकिन वहां पर जो चोर ने दिन दहाड़े जो 1 मिनट में ही जो है बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। सीसी फुटेज सामने आ गया। 48 घंटे भी बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में अभी भी चोर हाथ में नहीं आए। पुलिस जो है जांच के नाम का हवाला दे रही है, लेकिन लगातार जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो चोरियां जो बढ़ रही हैं उनको जो है लगाम लगाने में पुलिस जो है नाकाम साबित हुई है।
कई प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आसपास के जो ग्रामीण है उन्होंने अब इस जो पुलिस विभाग को भी जो अल्टीमेटम दिया कि जब सही समय रहता है, अगर पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ा तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर चोरियों की वारदात की जो घटनाएं दिन दहाड़े जो ये बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जो खासा आक्रोश जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक सोलंकी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और बात अब बदलते मौसम की करते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले से भारी नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। 19 मार्च तक आंधी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया गया। 4 दिन का ये अलर्ट जारी किया गया था 15 तारीख को, 16, 17, 18, 19 मार्च और कल 16 मार्च को बारिश और ओला कई जिलों में पड़ा है, जिस वजह से गेहूं, चना की फसल और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी पर हम कैसे बिल्कुल तेज हवाओं के साथ साथ बारिश के साथ साथ जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से बिछ गई है और गेहूं की बाली पक रही है। और इस दौरान पानी अगर पड़ जाता है तो ये किसान ही समझ सकता है इस नुकसान को। शायद जो खेती किसानी नहीं जानते हैं उनको ये अंदाजा ना लगे, एक दर्द किसान का किसान ही समझ सकता है। 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। बिन मौसम की बरसात आफत बनकर आ रही है और ओलों की मार पड़ रही है, तो ओलों की मार के कारण ये दोहरी मार पड़ रही है, दोहरी तरीके से कमर तोड़ रही है किसानों की। फसल पूरी तरह से चौपट और बर्बाद रबी की फसल हो रही है इन किसानों की। तो पूरे प्रदेश में बारिश ओले को लेकर और आगे आने वाले 3 दिनों में कैसे मौसम बताया जा रहा है, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक किस किस जिले में प्रभाव पड़ सकता है, विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अशोक शर्मा हमारे सहयोगी श्री गंगानगर से जुड़ रहे हैं, दीपक पुरी भरतपुर से जुड़ रहे हैं और जयपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शुरुआत राजधानी से ही हम जयपुर से करेंगे और बताइए आप कि जयपुर और उसके आसपास राकेश कल की बरसात का कितना प्रभाव ग्रामीण इलाकों में पड़ा है और अगले 3 दिनों के लेकर क्या फोरकास्ट किया गया है? बिल्कुल देखिए रविंद्र जी, चूंकि राजस्थान में इस बार रबी की फसल के दौरान ही 3 से 4 बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसानों को करना पड़ा है। इस बार फिर जिस तरीके से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि लगभग 20 से 21 मार्च तक पश्चिम विक्षोभ का असर रहेगा और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। इस बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, आज भी जयपुर जिले में जो है लगातार मौसम की आंख मिचौली का खेल जारी है। सुबह से बादल छितराए बादल छाए हुए हैं। कल जयपुर के कई जो ग्रामीण इलाके हैं, खासतौर पर दूदू, मौजमाबाद, बगरू, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई है। हालांकि कल की बारिश से ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 4-5 दिन में जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बारिश का दौर जारी हो सकता है, हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ छितराई बारिश हो सकती है। तो चूंकि अभी फिलहाल जो समय है ये राजस्थान चूंकि एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर किसानों की जो फसलें हैं, खासतौर पर सरसों की कटाई चल रही है और सरसों कट करके खेतों में पड़ी है, कई जगह खड़ी हुई है। गेहूं की फसल अधिकांश कट चुकी है और कट करके अभी खेत और खलिहानों में खड़ी हुई है, यानी तैयार फसलें हैं। और वो तैयार फसलें अगर बरसात, थोड़ी बहुत भी बरसात आती है तो वो बहुत बड़ा नुकसान किसानों को दे सकती है। इस बार लगातार चौथी बार है जब किसान ये प्राकृतिक आपदा का सामना करेंगे। पहले भी ओलावृष्टि, शीतलहर के कारण बड़े पैमाने पर यहाँ पर फसलें बर्बाद हुई हैं और खासतौर पर तिलहन फसलों को ग्राउंड जीरो पर ही हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अशोक शर्मा भी श्री गंगानगर से मौजूद हैं। अशोक, पिछले हफ्ते भी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, अब जो कल की बारिश थी उसमें भी श्री गंगानगर के बहुत बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। भगवान इंद्र से की इस नाराजगी को देखकर, इस बेरुखी को देखकर किसानों की तो कमर टूट चुकी है। निश्चित तौर पर देखिए अन्नदाताओं पर बड़ी दोहरी मार पड़ी है। पिछले हफ्ते ही मौसम के मिजाज श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में खराब थे और बीती रात जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के टिब्बा बेल्ट में चने के आकार जैसे ओले गिरने के बाद में अच्छा खासा नुकसान इस समय
किसानों को देखा जा रहा है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के खेत पर ही मौजूद है और यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए रविंद्र जी, गेहूं की जो फसल थी वो पूरी तरह से आड़ी पड़ गई है। हालांकि जिला मुख्यालय पर केवल अंधड़ और हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर गेहूं की फसल को और सरसों की फसल को खासा नुकसान देखा जा रहा है। साथ ही साथ जहां ओलावृष्टि हुई है, जहां चने के आकार जैसे ओले गिरे हैं, निश्चित तौर पर वहां पर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। जी, हमारे साथ यहाँ से बात करने का प्रयास करते हैं। बाबूजी, मौसम खराब हुआ है, कितना असर आ रहा है इसका फसलों पर? इसका असर कम से कम 30-40% से जाएगा। बाकी जो पानी लगा हुआ है जिस फसल को, उसको ज्यादा नुकसान हुआ है और जो सूखे में है उसको कम नुकसान क्या मांग हुआ है प्रशासन से? और बाकी जो है ओलावृष्टि तो अभी हुई नहीं है, लेकिन इसका बचाव हो सकता है अगर ये मौसम साफ हो जाए। बिल्कुल, मौसम साफ हो जाए तो बचाव हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम ही दिख रही है। हमारे साथ एक और किसान है, आप ये बताएं, सरसों की कटाई इस समय चल रही है, नुकसान तो हुआ ही हुआ है 20 से 30%। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से ये कि जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देना चाहिए सरकार को। तो किसान लोग है वो वैसे ही परेशान है, पहले ही परेशान है। अब ये मौसम खराब है, कणकी गिर गई और सरसों है वो आधी फली झड़ गई, तो उसमें नुकसान है। तो किसान यहाँ बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इस समय भी बूंदाबांदी का दौर श्री गंगानगर जिले में चल रहा है। साफ तौर पर 4 दिन का ये अलर्ट था, फोरकास्ट था। एक दिन तो कल बरसात हुई और आगे भी 3 दिन की बात करी जा रही है और श्री गंगानगर में बता भी रहे हमारे सहयोगी कि अभी भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। दीपक पुरी, आप भरतपुर से बताइए कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन सी फसलें खासतौर पर यहाँ बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है? देखिए रविंद्र, भरतपुर में सबसे ज्यादा गेहूं और सरसों की फसल जो है वो होती है और सरसों की फसल सबसे ज्यादा भरतपुर में बोई जाती है। लेकिन जैसे कल 2 दिन पहले बरसात का मौसम देखा गया था और आज भी हल्की बूंदाबांदी कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, उससे सरसों की जो कटी हुई फसल खेतों में पड़ी थी उसको नुकसान देखने को मिला है। साथ ही जो गेहूं की फसल है जो पकने को तैयार है और उसको भी काफी नुकसान जो है वो बारिश के कारण पहुंचा है। तो अब किसानों के दिल से एक ही आवाज निकल रही है कि क्यों सुतम ढा रहा है आसमां, मैं पहले से परेशान हूं, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक किसान हूं। ये जो दिल की आवाज है किसानों की वो निकल रही है, क्योंकि पहले से वो फसल को लेकर के चिंतित थे और अब ऊपर से जो है प्राकृतिक आपदा है उसका कहर उनको देखने को मिल रहा है। देखिए ये गेहूं की फसल है, किस तरह से पूरी चौपट हो चुकी है, बिछ चुकी है फसल, और ये बारिश के कारण हुआ है। जब बारिश पड़ी तो ये देखिए, मैं अंदर जाके भी आपको फसल दिखाऊंगा कि सामने देखिए किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर पूरी फसल जो है गेहूं की वो बिछ चुकी है और ऐसे में अब किसान को इसे काटने में, इसको निकालने में बड़ी परेशानी होगी। तो किसान ने अब सरकार से मांग की है कि जो उचित मुआवजा है जा सकता है। मैं दीपक एक छोटा सा, बहुत कम समय 15 सेकंड में चाहूंगा, पिछले हफ्ते जो बरसात हुई थी गिरदावरी के आदेश दिए थे, 1 हफ्ते का समय दिया गया था। अब इस बारिश को लेकर भी क्या कुछ आ सकता है फैसला? थोड़ा बता दीजिए पहले इस बारे में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर फैसला आएगा और जो फसल खराबी की गिरदावरी के निर्देश जो है डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जिला कलेक्टर को दिए हैं और जो फसल खराबी हुई है उसकी गिरदावरी कराई जा रही है। साथ ही किसानों से भी अपील किया कि उनकी फसल खराब हुई है तो 72 घंटे में वो बीमा कंपनी को रिपोर्ट करें और बताएं कि उनकी कितनी फसल खराब हुई है, उसकी गिरदावरी कराई जाएगी और जो उचित मुआवजा है उसके लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट जो है वो भेजी जाएगी। लेकिन राकेश, मैं आपसे भी जानना चाह रहा था, थोड़ा सा ये बता दीजिए, सभी जिले के प्रशासन से कह दिया गया था कि जल्द से जल्द आप रिपोर्ट दीजिए। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था सीएस की तरफ से, वो 1 हफ्ते की मियाद कब पूरी हो रही है और क्या इस बारिश को भी, इस नुकसान को भी दायरे में लिया जाएगा? और बिल्कुल देखिए, 1 हफ्ते पहले करीब जब सीएस ने आदेश दिए थे तो उसके बाद राजस्व विभाग, चूंकि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, जब कृषि विभाग जो है पूरी फसल की मॉनिटरिंग करता है, लेकिन गिरदावरी जो की जाती हो राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा की जाती है। हालांकि सीएम ने भी इस मामले में कहा है कि जो जितना नुकसान किसानों को हुआ है और सरकार गंभीर भी है क्योंकि चुनावी साल है, लेकिन जिस तरीके से धरातल पर गिरदावरी रिपोर्ट में खाना पूर्ति की जाती है, क्योंकि जो किसान और कृषि है वो कृषि मंत्रालय के अधीन आते हैं, जबकि गिरदावरी करने वाले जो है वो राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं। तो इसमें जाहिर तौर पर कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी और किसानों की भी सरकार से और ऊपर वाले से, भगवान इंद्र से भी यही आस है कि राहत मिले थोड़ी। राकेश शर्मा जयपुर से आपका धन्यवाद, दीपक पुरी भरतपुर से जानकारी के लिए शुक्रिया, और अशोक शर्मा आपने श्री गंगानगर से ग्राउंड जीरो से खबर दिखाई, वहां पर हालात बताए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और महत्वपूर्ण खबर कोटा से आ रही है, उसका रुख करते हैं। असामयिक बारिश से, असमय बारिश से बीमित फसलों में कई जगह पर नुकसान होने की शिकायतें आई हैं, यानी जिन फसलों का बीमा हुआ है
उन फसलों के नुकसान की बात आ रही है, शिकायतें आ रही है। पीड़ित किसान 72 घंटे में फसल खराबी की सूचना जिले की संसूचित बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं। नंबर बता रहे हैं आपको, ऊपर आप लगातार देख भी रहे हैं नंबर। यह नंबर है 1800-209-5959। इंग्लिश में बोल देता हूं 180020959559। इस नंबर पर, इस टोल फ्री नंबर पर पैसा नहीं लगेगा फोन करने पर, और कंपनी के फार्म मित्र ऐप के माध्यम से, एक ऐप भी है फार्म मित्र, इस ऐप के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी फसल को नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खेमराज शर्मा ने बताया कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहने की संभावना है। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।